लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा जिला। तो देखिएगा इसके संबंध में कि लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में जांजगीर चांपा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना है। वहीं राजनांदगांव दूसरे स्थान पर, रायपुर तीसरे स्थान पर, बलौदाबाजार जो है चौथे स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा कि जांजगीर चांपा जिले में दोस्तों 1,23,000 मामलों का जो है निपटारा किया गया है। और जिले में लोक सेवा गारंटी के तहत 1 जनवरी से अब तक प्रदेश में सर्वाधिक 3 लाख आवेदन प्राप्त करते हुए सर्वाधिक 2,87,185 आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सब रखना है आपको याद। ठीक है, चलिए देखिएगा विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो कब किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 15 नवंबर 2022। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 2022। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। युवा महोत्सव 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु के 2 समूहों में आयोजित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। यूथ फेस्टिवल का जो आयोजन है विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ना। चलिए देखिए और भी है, देखिए कि विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर 2022 को, जिला स्तर पर 16 नवंबर को, 16 नवंबर से है ना, देखिए 10 दिसंबर तक किया जाएगा। और संभाग स्तर पर इस महोत्सव का जो आयोजन 11 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि राज्य स्तर पर 12 से 14 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा इस महोत्सव को। ठीक है ना, इस महोत्सव का जो आयोजन है। ओके, और यूथ महोत्सव का जो आयोजन है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सब पॉइंट को। और युवा महोत्सव में 18 विधाओं में जो है प्रतियोगिताएं जो है होगी और इसमें छत्तीसगढ़ी खेल, लोक संस्कृति को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है ना, गोल्ड मेडल हासिल किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही आंसर है 3। ध्यान रखिएगा 3। तो देखिएगा इसके संबंध में कि वही है कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के 3 युवाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया। किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंबिकापुर शहर के छात्रा स्वाति राजवाड़े ने जॉर्डन की खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सरवर एक्का ने दक्षिण कोरिया और तमिलनाडु के जो है खिलाड़ी को हराया। ध्यान रखिएगा कि वहीं अमन जेनिका लकड़ा ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक है ना ये जीता। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में अब स्कूल में ही विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाएगा। इसकी मान्यता कब तक रहेंगी। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जीवन भर। ठीक है, तो पहले ये 6 महीने की जो है वैधता थी, अब जीवन भर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अब छात्रों को हर साल बार बार जाति प्रमाण पत्र है ना नहीं बनाना पड़ेगा। अब एक बार में ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। अब स्कूल में ही दोस्तों विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बना कर दिया जाएगा। एसटी है ना, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कूल में एडमिशन स्कॉलरशिप के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता लाइफ टाइम के लिए होगी दोस्तों, ज़िंदगी भर के लिए। और यह एक तरह से स्थायी रिकॉर्ड है और बार बार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता अब नहीं होगी। राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट और केंद्रीय बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के जाति और निवास प्रमाण पत्र उनकी शालाओं में पढ़ाई के दौरान है ना तैयार कर वितरित किया जाएगा।
और स्कूल में हर साल शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे जिनके जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, उनके जाति और निवास प्रमाण पत्र आगामी शैक्षणिक सत्र तक, है ना, जारी किए जाएंगे। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं माइक नहीं लगाया हूँ, माफ़ करिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा, है ना, दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा, देखिएगा दोस्तों कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने देश में उच्च शिक्षा की नींव भी रखी। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला ये प्रश्न है, देखिए पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, वाराणसी। तो देखिए इसके संबंध में कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 11-12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी पौधा मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा ना। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है जैव विविधताओं से संपन्न राज्य है दोस्तों, और राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ साथ परभक्षी भी है, पक्षियों को भी खाते हैं। देखिएगा यह पौधा दोस्तों आकार में छोटा है, यह चींटी जैसे छोटे कीट को अपना शिकार बनाता है। इसे वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा के नाम से जाना जाता है और इस प्रजाति का जो पौधा है अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा जिसका वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है। ओके, वानस्पतिक नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में ना, देखिएगा। और ये जो पौधा है वो विलुप्ति के कगार पर है दोस्तों। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की कितनी प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की जो है ऊंचाई कम कर दी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। देखिएगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पब्लिक अवेयरनेस डिवीजन के अनुसार वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की ऊंचाई कम कर दी गई है। 15% बचा है दोस्तों बैटरी, ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा। और है ना, कम कर दी गई है 6, याद रखिएगा 6 प्रजातियों के। और ऐसे में दोस्तों बरसात, ओलावृष्टि और आंधी का फसलों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वही है ना, 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव किया है। इसी प्रकार दोस्तों वैज्ञानिकों ने मूंग की 8 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर नई प्रजातियां बनाई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। जिन प्रजातियों का दोस्तों म्यूटेंट बदलाव कर नई प्रजातियां विकसित की है उसमें सीजी जवा फूल है, TKR कोलम और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़, सोनागाछी म्यूटेंट और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट और विक्रम TCR है ये। ठीक है, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट, ये सब शामिल है। ओके, शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब का नाम आपको याद रखना है। और देश में दोस्तों करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें सबसे अधिक 23,230 प्रजातियां धान की कटोरा कहे जाने वाले अपने छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ओके, ये सब है पॉइंट आपको रखना है याद दोस्तों। ओके, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ की किस समस्या पर बनी है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नक्सली। ध्यान रखिएगा, नक्सली। तो देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ के दोस्तों नक्सल समस्या जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है। ओम गंगे प्रोडक्शन निर्माता रवि बहादुर सिंह और आशीष सुरेंद्र जंगीर के निर्देशन में यह बनी है और 11 नवंबर को यह रिलीज होगी। ठीक है, मतलब ठीक है कल। ओके, चलिए अगला देखिएगा। किस जिले में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुकमा। ध्यान रखिएगा, सुकमा जिला।
तो यही है, याद रखना है कि सुकमा जिले में दोस्तों सुकमा नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवल का छत्तीसगढ़ की उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उद्घाटन किया है। और यह कार्निवल 8 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। और कार्निवल की जो मेज़बानी है वो सुकमा जिले को मिला है। कार्निवल में दोस्तों देश के 12 राज्यों तथा प्रदेश के अन्य जिलों से आए स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने हिस्सा लिया। ओके, चलिए, और यही है, देखिए, इस नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स कार्निवल में क्रीड़ा स्पर्धा, रैली, लोकगीत, लोक नृत्य, कैंप फायर जैसे विविध आयोजन होंगे। ओके, नेक्स्ट, किस जिले में उराव नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपका बी सही है दोस्तों, जसपुर में। ध्यान रखिएगा कि 1 दिवसीय उराव नृत्य महोत्सव जसपुर में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। और वही है, कार्यक्रम का जो उद्देश्य था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना था, लेकिन ये नहीं हुआ, है ना। और आने वाले थे 20,000 लोग, लेकिन 15,000 लोग आए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को कितने करोड़ रुपए की जो है राशि भुगतान किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5.35 करोड़ रुपए। तो वही है, देखिएगा कि गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 5.35 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और इसमें 15 से 31 अक्टूबर तक गौठानों में ग्रामीणों से खरीदे गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के इवज में 4.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और इसमें गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। ध्यान रखिएगा, देखिए, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के हितग्राहियों को 356 करोड़ रुपए 17 लाख रुपए, है ना, 356 करोड़ 17 लाख रुपए जो है भुगतान किया जा चुका है। और इसमें 18 करोड़ रुपए की जो है बोनस राशि भी शामिल है। 5.35 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 361 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया है। ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। स्वावलंबी गौठानों में स्वयं की राशि से 24.15 करोड़ रुपए का गोबर क्रय किया गया है। वही दोस्तों राज्य के देखिए 83 गौठानों में 4 रुपए लीटर की दर से दोस्तों 76,820 लीटर गौमूत्र क्रय किया गया है ना, किया जा चुका है। और इसमें गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 24,348 लीटर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और 18,722 लीटर, है ना, वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया जा चुका है। ठीक है, किया गया है। तो यही है, पॉइंट को आपको रखना है याद, है ना, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अपलोड करना है। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी कौन से राज्य करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है, देखिए, उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी करेगा। लखनऊ इस आयोजन का हेड क्वार्टर होगा। स्पर्धा की संख्या जो है अधिक होने, सुविधाएं उपलब्ध न होने पर वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। और इस स्पर्धा में 20 स्पर्धाओं से देश भर के 5 से 6,000 खिलाड़ियाँ भाग लेंगे। याद रखना है कि इससे पहले भी यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण उड़ीसा 2020 में, दूसरा संस्करण कर्नाटक 2021 में, है ना, हो चुका है। याद रखना है, ठीक है। चलिए, जी है कार्तिक, है ना, कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला कहाँ लगा हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महादेव घाट, खारू नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो वही है, खारू नदी के किनारे दोस्तों महादेव घाट पर प्रतिवर्ष की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला लगा हुआ है। और खारू नदी के पर दोस्तों इस मेले की जो शुरुआत है 600 साल पहले हुई थी। मान्यता के अनुसार दोस्तों 1428 के आसपास पुन्नी मेला की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है कि राजा ब्रह्मदेव, देखिए थोड़ा कहानी है, राजा ब्रह्मदेव राय की कोई संतान नहीं थी दोस्तों, और राजा ने खारू नदी के किनारे स्थित हटकेश्वर महादेव से संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी। अब जब राजा को दोस्तों पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा ने आसपास के गांवों को, है ना, लोगों को आमंत्रित कर भोज के लिए बुलाया। ठीक है,
और देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान स्थित पुष्कर तीर्थ में कार्तिक मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और पूजा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। वहां तक जाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को कई दिन लग जाते हैं दोस्तों। इसे देखते हुए राजा ब्रह्मदेव राय ने खारून नदी के किनारे ही हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने का जो है निर्णय लिया। तब से ये प्रारंभ है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए काफी चर्चा में है। कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है किरण अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, किरण अग्रवाल जी। तो वही है कि कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का जो आयोजन है 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में होने जा रहा है, जिसमें 16 खिलाड़ियों की जो है भारतीय टीम हिस्सा ले रही है। इससे पहले वह दोस्तों प्रदेश की खिलाड़ी वर्ष 2004 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कोच रह चुकी है। ठीक है, तो ये है, रखना याद। रायपुर में हुए सब जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तृतीय। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान रहा है। तो राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सब जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और इस सब जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है, वहीं दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर, और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ से इस नेशनल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग का दबदबा रहा। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य तीनों ही पदक अलग अलग वजन समूह में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है कि इस चैंपियनशिप में देश भर के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुराश एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ व कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से पहली बार इस खेल के जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया गया था। ठीक है, देखिए कुराश एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के महासचिव कौन है? विवेक राज सिंह है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है श्री दुष्यंत वर्मा जी। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में बाल प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के तत्वाधान में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन और सम्मान समारोह का जो आयोजन है बोधगया बिहार में रखा गया था। इस आयोजन में गरियाबंद जिला अंतर्गत राजिम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौंदकीरा के शिक्षक दुष्यंत वर्मा को देश भर के नवाचारी शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है। ध्यान रखना है कि शिक्षक दुष्यंत वर्मा विद्यालय में स्काउट शिक्षक और इको क्लब प्रभारी भी हैं और उन्हें स्काउट गाइड के क्षेत्र में राज्यपाल अवार्ड मिल चुका है। याद रखना है कि उन्हें दोस्तों 2020-21 में ज्योतिबा फुले शिक्षा मित्र ये अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सब पॉइंट है, याद रखना है। ओके, चलिए देखिए, कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से कहाँ कला वीथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। तो देखते हैं कि कला अकादमी छत्तीसगढ़ की ओर से महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर स्थित में दोस्तों कला वीथिका में है ना, परिसर स्थित कला वीथिका में क्षेत्रीय चित्रकला और मूर्तिकला शिविर का आयोजन किया जा रहा है ना। तो ये महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में है, ध्यान रखना है। और इसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 10 चित्रकार और 10 मूर्तिकार जो है शामिल हो रहे हैं। कलाकार जो है महात्मा गांधी स्मृति एवं विचार पर आधारित कलाकृति बनाएंगे, है ना, बना रहे हैं। और देखिएगा कि मूर्तिकार जो है लकड़ी पर आकृति उकेर रहे हैं और इसके लिए पहले कागज़ पर डिज़ाइन की ड्राइंग तैयार की जाती है, बनाई जाती है। फिर मिट्टी का मैकेट तैयार करते हैं और उस मैकेट को देखकर लकड़ी को उकेरा जाता है। ओके, ध्यान रखना है कि कलाकारों द्वारा गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी का चरखा, शांति का संदेश देता कबूतर जैसे आर्ट 3D इफेक्ट में बनाए जा रहे हैं।
मोहनलाल बराल द्वारा बनाए गए मैकेट को लकड़ी में उकेरेंगे और इसे 13 नवंबर को आम लोगों के लिए कला विथिका में प्रदर्शनी के लिए लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जांजगीर चांपा। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा। देखिएगा, जांजगीर चांपा जिले में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है। जांजगीर चांपा जिला 9,228 लीटर गौमूत्र खरीदी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। जिले में वर्तमान में 106 किसान गौमूत्र से बने उत्पाद जीवामृत एवं ब्रह्मास्त्र का लाभ ले रहे हैं। ध्यान रखना है कि विकासखंड अकलतरा के तिलई गौठान एवं विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से अब तक 7,216 लीटर गौमूत्र खरीदी की जा चुकी है तथा गौमूत्र से बने उत्पाद ब्रह्मास्त्र का 106 किसानों के खेतों में प्रयोग कराया गया। महिलाओं ने यहां जीवामृत 200 लीटर एवं ब्रह्मास्त्र 911 लीटर बनाकर 864 लीटर उत्पाद विक्रय से कुल 51,200 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। वहीं दोस्तों विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में अब तक 974 लीटर ब्रह्मास्त्र कीट नियंत्रक एवं 400 लीटर जीवामृत वृद्धिवर्धक बनाकर विक्रय कर 74,700 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुला है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया। ध्यान रखना है, कोरिया। तो देखिएगा कि कोरिया जिला अंतर्गत पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ का पहला कॉमर्स लैब खुल गया है और यह लैब शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर में खुला है। ध्यान रखना है। देखिए, विद्यार्थी वित्तीय साक्षरता और उद्यमशीलता के गुण सीखने, विद्यार्थियों के चतुर्दिक विकास और पाठ्यक्रमों में विशिष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में इसकी शुरुआत की गई है और यह छत्तीसगढ़ का पहला वाणिज्यिक लैब है दोस्तों, है ना। यह छत्तीसगढ़ का पहला वाणिज्यिक लैब पीजी कॉलेज बैकुंठपुर में खुला हुआ है ना, और अपनी तरह का ये पहला लैब है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये है, देखिए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, भारत, अपना भारत। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत में होगी। महिला चैंपियनशिप 2006 और 2018 ये भी दोस्तों भारत में हो चुकी है और इसका जो आयोजन है मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के जो है पहले सप्ताह में होगा। इस चैंपियनशिप में 75 से 100 देशों के लगभग 1500 जो है मुक्केबाज और कोच भाग लेने की उम्मीद है। स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अनिमेश कुजूर। ध्यान रखिएगा, अनिमेश कुजूर। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बहतरई ग्राम में स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेकेंड नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। और ये जो टूर्नामेंट है 19, इस टूर्नामेंट में 19 वर्षीय अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर रेस में 21.12 का समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया और छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। याद रखना है कि अनिमेश ने 100 मीटर हीट में भी प्रथम स्थान हासिल किया था और यह चैंपियनशिप अंडर 23 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए था और ये पहली बार था दोस्तों जब छत्तीसगढ़ में द्वितीय नेशनल एथलेटिक्स गेम्स का जो है आयोजन किया गया। ध्यान रखना है कि इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों, 11 मान्यता प्राप्त यूनिट्स सहित 48 जो है टीमें हिस्सा लिए और यह आयोजन जो है 29 से 31 अक्टूबर तक किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में अनावरण किया गया छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, श्री JM नेल्सन। याद रखिएगा। देखिएगा कि राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर के कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ की जो है छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और 1500 किलो वजनी कांस्य से बनी यह प्रतिमा 11 फीट की है। प्रतिमा को भिलाई के रहने वाले पद्मश्री श्री जॉर्ज मार्टिन नेल्सन ने
1 महीने के भीतर तैयार किया और 2008 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर तैयार करने में मनीष पिल्लेवार का सहयोग रहा और रायपुर स्मार्ट सिटी ने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में इस प्रतिमा का निर्माण करवाया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मानगढ़ धाम। ध्यान रखिएगा, मानगढ़ धाम। तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और मानगढ़ जो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है। यहाँ लगभग 1500 भीलों ने दोस्तों महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की जो है आहुति दी थी, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो चाय थोड़ा कम है दोस्तों, है ना, तो शेयर कर दीजिएगा यार, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। देखिएगा इसके संबंध में कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की निचली सुबनसिरी जिले के तारिन, है ना, जिलों में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वा पार्क की मंजूरी संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों से सुगमता से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, है ना, किस वेब पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, है ना, ओहो माफ करिए, ये बूस्टर डोज आ जाता है यार। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, SFC एंड इन्फो, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त करने हेतु दोस्तों वेब पोर्टल SFC इन्फो एंड इन्फो है ये, एवं मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, तैयार किया है। और इसमें 11,664 पंचायतों से प्राप्त जानकारियों से एक वृहद डेटाबेस तैयार किया जाएगा और जिसका प्रयोग शासन के विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। देखिए, फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय, याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। ओके, चलिए देखिएगा कि फसल जैव विविधता में उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ का देश में जो है दूसरा स्थान है और छत्तीसगढ़ समेत देश और पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 359 फसलें ऐसी है जिसकी जो है उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में हुई है। इसमें धान के 355, सरसों की 3 व टमाटर की 1 किस्म शामिल है। और इस संबंध में केंद्र सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहाँ की 359 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाण पत्र जारी किया है, ध्यान रखना है। और देश भर में कुल 5046 फसलों की जो है प्रजातियों को प्रमाण पत्र के लिए जारी किए हैं। और देश के कई कृषि शोध संस्थानों में इनका जो है परीक्षण कर फसलों, है ना, फसल प्रजाति की विभिन्नता, एकरूपता और गुणों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के किसानों की 1782 फसल प्रजातियों की पहचान कर वास्तविक प्रजनक प्रमाणन के लिए भेजा गया था, ध्यान रखना है ना। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वरिष्ठ पत्रकार आकस्मिक निधन हो गया है? तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर है, ये है, तो किस वरिष्ठ पत्रकार का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, श्री रमेश नैयर जी का, ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा कि यही है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर जी का जो है निधन हो गया है और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इनके जो है निधन पर, है ना, गहरा दुख व्यक्त किया है। और देखिए कि ये रमेश नैयर जी जो है छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जगत में, है ना, पत्रकारिता जगत के जो है हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी और पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री रमेश नैयर का जो है योगदान अतुलनीय है, ध्यान रखिएगा। और देखिए वह जो है 83 वर्ष के थे, है ना, कहीं कहीं 82 वर्ष दिया है लेकिन मैं 83 वर्ष लिया हूँ, ठीक है।
अगला है ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन बन गया है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वाला, कौन से राज्य में है ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, रानीपुर वन्यजीव विहार, ध्यान रखिएगा। तो वही है चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का जो है चौथा और देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। और केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डुबान क्षेत्र में आने के कारण दोस्तों वहाँ के बाघ जो है चित्रकूट की ओर आज आएंगे, और इसीलिए जो है प्रदेश सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बनाने की जो है अधिसूचना जारी कर दी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी हाँ देख लीजिए। हाल ही में किस प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता का निधन हो गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इला भट्ट जी। देखिएगा कि यही है कि प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो गया है, और वह सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन सेवा की संस्थापक थी। वह राज्यसभा की भी मनोनीत सदस्य रही, और वह पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी, ध्यान रखिएगा ना। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ओके, ध्यान दीजिएगा ना। किस योजना के तहत 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुख्यमंत्री मितान योजना। तो देखिएगा कि वही है कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत दोस्तों नया जोड़ा गया है कि इसके तहत अब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही 5 साल तक के जो है बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा, और उनको जो टीम है कॉल करने पर, है ना, तो परिवार या पेरेंट जो है कॉल करने पर, कौन से नंबर में, ये नंबर 14545 पर कॉल करने पर दोस्तों टीम जो है घर ही आएंगे। और ये है कि इसकी जो घोषणा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने 23वें स्थापना दिवस पर राज्योत्सव पर किया गया। और देखिएगा कि मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रही है, और सरकार जल्दी ही इसे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू करने वाली है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को शासकीय कार्यों को आसान बनाने के लिए घर पहुंच सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण जैसी अनेक नागरिक सेवाएं जो है मिलेंगी। ठीक है, मिल रही है, तो ये सब आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कि तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में, है ना, फसल कटाई की श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा नृत्य रहा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कर्मा नृत्य, छत्तीसगढ़ का ही। तो देखिएगा यही है कि देखिए पहले इसके संबंध में थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दोस्तों तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है 1 से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था, और इसमें 9 देशों, है ना, 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार जो है भाग लिए। याद रखना है कि इस आयोजन में देखिए मोजाम्बिक हो गया, है ना, मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया और न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जो है जनजातीय कलाकार हिस्सा लिए, ध्यान दीजिएगा ना। और इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई थी। पहली थीम फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य, और दूसरी थीम आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। और विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के जो है पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय के लिए 3 लाख और तृतीय के लिए 2 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, पुरस्कृत किए गए। और इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा कि फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को, दूसरे स्थान पर ओडिशा के ढेंगसा नृत्य को, और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और वहीं ये भी, इसको भी आप देखिए कि वहीं आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम को, और दूसरा स्थान ओडिशा को, और तीसरा स्थान झारखंड को मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, हाल ही में चर्चित भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, सूरजपुर में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूरजपुर। तो देखिएगा कि वही है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसे प्रारंभ किया जाना है।
और सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम भास्करपारा, खाड़ापारा, कुरीडी, केवरा, दनौली खुर्द और कुसमुसी और देखिए बड़ सड़क, ये यहाँ है ना, बड़ सड़क के लगभग 332 हेक्टेयर में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुली खदान जो है परियोजना प्रस्तावित है। तो ये सब आपको पॉइंट नाम जो है याद रखना है, ठीक है, जो हरा कलर में है। स्थानीय ग्रामों के लोगों द्वारा दोस्तों भास्करपारा कोल परियोजना प्रारंभ नहीं करने की जो है मांग की जा रही है, विरोध हो रहा है इनका। तो देखिएगा कि प्रस्तावित भास्करपारा कोल माइंस के प्रभावित गांवों में शासकीय राजस्व, वन भूमि और निजी भूमि से लगभग 1 लाख से अधिक तेंदू के है ना, तेंदू पेड़, साल, महुआ के जो है पेड़ पौधे काटे जाएंगे। पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होने के साथ ही है ना, कटने वाले अधिकांश पेड़ पौधे औषधि महत्व और वनोपज के हैं और लोगों से की जो है आय से भी ये जुड़ा हुआ है कि इससे ग्रामीण अपना जो है जीविकोपार्जन भी करते हैं और अधिकांश वन क्षेत्र मवेशियों के लिए चारागाह के रूप में उपयोग होता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है हाल ही में चर्चित पुजारी है ना, हाल ही में चर्चित पुजारी कांकेर गांव जो धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी के लिए चर्चा में है, यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बीजापुर। ध्यान रखिएगा बीजापुर में है। तो यह छत्तीसगढ़ तेलंगाना दोनों राज्यों की सरहद पर बीजापुर अंतर्गत पुजारी कांकेर गांव में धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी है, जो बस्तर संभाग में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है और यहाँ हर दूसरे वर्ष दोस्तों विशेष अनुष्ठान होता है, ध्यान देना है। और पहाड़ी तराई में बसा पुजारी कांकेर गांव बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है और वही है कि यहाँ हर दूसरे वर्ष धर्म मंडल के अवसर पर विशेष अनुष्ठान होता है। यहाँ पांडवों का जो है पूजन उत्साह के साथ किया जाता है और एक विशेषता यह भी है कि पंच पांडवों के लिए पंच पुजारियों की प्रथा आज भी यहाँ देखने को मिलता है। और बस्तर भूषण में भी पुजारी कांकेर और इस गांव के समीप पर्वत पर पंच पांडव मंदिर अवस्थित होने का जो है उल्लेख मिलते हैं और हर दूसरे वर्ष संपन्न होने वाले विशेष अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देखिए पामेड़ है ना, और देखिए मुँह कर्म है और पेदा बोधिकल, चिताग्रास समेत अन्य स्थानों से देव विग्रह जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए लिखामाड़ा गोदवंडा पाठ, जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि कोरिया जिले में वनों की गुफाओं और तलहटियों में कई पत्थरों पर शैल चित्र है जो गहरे लाल, खड़िया, गेरू रंग में अंकित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों, याद रखिएगा, कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर से घिरा है और इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी, वनस्पति, जड़ी बूटी, पत्थर, चट्टान, नदी नाले के अलावा प्राचीन ऐतिहासिक दुर्लभ चीजें भी मौजूद है। याद रखना है कि एमसीबी जिला अंतर्गत विकासखंड भरतपुर के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र में लिखामाड़ा और गुदवंदा पाठ अन्य दर्जन भर जगहों में प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, जिसमें प्राचीन मानव सभ्यता की पहचान दिखती है और इन भित्ति चित्रों की भाषा शैली को आज तक कोई पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, कोई पढ़ नहीं पाया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वंदे मातरम भवन। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को सन 1889 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती के अवसर पर बनवाया गया था और अब जो है इनका नाम है ना वंदे मातरम भवन कर दिया गया है। ध्यान देना है, इसका निर्माण जो है छत्तीसगढ़ के राजाओं से मिले चंदे से करवाया गया था। देखिएगा दोस्तों कि आचार्य रविंद्रनाथ मिश्र के अनुसार 1907 में इसी हॉल में कांग्रेस का जो है प्रांतीय अधिवेशन पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में रखी गई थी और इसमें वामन राव लाखे, दादा साहब खारपड़े सहित कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल हुए थे। तो 23 मार्च 1907 है, याद रखना है, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइएगा इनके।
तो बैठक में वंदे मातरम गीत को लेकर चर्चा हुई और इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में गाने को लेकर वैचारिक मतभेद भी हुए, लेकिन बैठक में सभी ने इस गीत पर सहमति जताई, जिसके बाद पहली बार इस हॉल में वंदे मातरम गाया गया। ध्यान रखना है। अगला ये प्रश्न है, देखिए हाल ही में आज़ाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना है कि देखिए आज़ाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह 106 वर्ष के थे। देखिएगा कि वह हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के कल्पा के रहने वाले थे। वह पहली बार 1951-52 में देश के जो है पहले चुनाव में पहला वोट दिया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। ओके, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शिवनाथ नदी पर बनाया जाएगा। ध्यान देना है। देखिएगा कि खारून है ना, रायपुर की खारून नदी की तर्ज पर दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के महमरा घाट पर भी लक्ष्मण झूला बनवाया जाएगा, और महमरा छोर पर गार्डन कैफेटेरिया के साथ फाउंटेन भी बनाया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला होगा। झूले की जो है लंबाई करीब 250 मीटर होगी और यह 3 मीटर चौड़ा होगा। ध्यान देना है, इसका जो है ड्राइंग है ना, डिज़ाइन का परीक्षण IIT दिल्ली से करवाया गया है। और महादेव घाट रायपुर और राजिम में लक्ष्मण झूले का जो है निर्माण किया गया है। खारून नदी पर भी पाटन के ठाकुराइन टोला में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और जो महमरा घाट में बनेगा वो 4। ठीक है। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 33 खिलाड़ियों का हुआ है। ध्यान दीजिएगा ना। तो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है, और यह चैंपियनशिप 11 से 15 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के द्वारा भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मापदंडों के आधार पर 33 खिलाड़ियों का जो है चयन किया गया है, और इसमें 18 बालक है एवं 15 जो है बालिका खिलाड़ी है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ मतलब निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है पक्षियों के रहवास और उनकी संख्या के बारे में जानकारी हासिल करना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर मध्य भारत की जैव विविधता का एक अनोखा खजाना है, और छत्तीसगढ़ में जैव विविधता का गढ़ बोलते हैं। ध्यान देना है। ठीक है। और ये है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बर्ड काउंट्स इंडिया एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से पक्षी सर्वेक्षण का जो है आयोजन किया जा रहा है। पक्षी देखिए ये पहली बार है दोस्तों जब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया है। देखिएगा कि इस सर्वेक्षण से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी, जिससे इको टूरिज्म में बर्ड वॉचिंग के लिए नए आयाम सम्मिलित होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस साहित्यकार को पंडित जीवन नाथ मिश्र साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राम प्यारे रसिक। ध्यान देना है। देखिएगा कि भारतेंदु साहित्य कला समिति सरगुजा द्वारा जिले के वरिष्ठ साहित्यकार राम प्यारे रसिक को पंडित जीवन नाथ मिश्र साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया है। राम प्यारे रसिक ने साहित्य के क्षेत्र में सरगुजा का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उन्हें समिति द्वारा साहित्य के क्षेत्र का पहला पंडित जीवन नाथ मिश्र साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ये है, देखिए हाल ही में चर्चित मड़िया पेज चापड़ा चटनी यह किस जिले के जनजातियों का मुख्य व्यंजन है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर।
तो देखिएगा कि रायपुर के राज्योत्सव में बस्तर की महिलाओं ने बस्तरिया भात का स्टॉल लगाया था। और मंडिया पेज है और चापड़ा चटनी याद रखना है। देखिए बस्तरिया भात के व्यंजन में मंडिया पेज बस्तर की आदिवासियों का जो है मुख्य व्यंजन में से एक है। इसे आदिवासी पत्ते के दोने में परोसते हैं और पर्यटक भी बड़े चाव से इसे पीते हैं। ध्यान देना है कि इसके अलावा चापड़ा चटनी भी प्रसिद्ध है और ये व्यंजन में से एक है उनके। सालवना और आम के पेड़ों में पाए जाने वाले बड़े बड़े चींटों को सील पत्थर में पीसकर चापड़ा चटनी तैयार की जाती है। और चीला, आमट और बांस की तनों से बनाई जाने वाली बास्ता की जो है सब्जी, बोबो भजिया, चाउर भाजा और चावल और चिकन की जो है ये खिचड़ी होती है, भाजा चाउर भाजा जो है। और तिखुर की बर्फी जैसे व्यंजन के साथ दोस्तों महुआ फूल की चाय की जो है महुआ फूल की चाय भी बस्तरिया भात में शामिल है, जो कि स्वादिष्ट होती है। ओके चलिए, ये है निम्न में से किस जिले में बर्फानी धाम स्थित है? तो किस जिले में, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए राजनांदगांव में है, ध्यान देना है। तो राजनांदगांव में दोस्तों जेई रोड पर स्थित पताल भैरवी को बर्फानी आश्रम, बर्फानी धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो नाम है, याद रखना है। यह मंदिर 3 स्तरों में है। भूतल जो कि जमीन से 18 फीट नीचे है, उसमें माता पताल भैरवी विराजती है। दूसरी स्तर पर त्रिपुर सुंदरी का तीर्थ है, इसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर विशाल शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के सामने नंदी की एक बड़ी प्रतिमा भी है। और माँ काली की मूर्ति जमीन से 18 फीट नीचे है दोस्तों, और इसे पताल भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन किया जाता है और इस दिन विशेष खिचड़ी भी बनती है। महाराष्ट्र सीमा पर स्थित यह स्थान रायपुर, बालोद, कांकेर, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई समेत पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ से किसे मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, रितेश कुमार टांक। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि FICCE एग्री स्टार्टअप्स समिट एंड अवार्ड्स 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया और इसमें दुर्ग के रितेश कुमार टांक को मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदान किया। देखिएगा कि यह अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर मशीन के लिए दिया गया है और उनके द्वारा बनाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर मशीन से 6 एकड़ खेत में स्प्रे किया जा सकता है और इसमें 150 लीटर टैंकी लगी हुई है। इसे 3 से 5 घंटे आसानी से चलाया जा सकता है। इस स्टार्टअप को दोस्तों इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के RKVY रफ्तार एवरी बिजनेस एक्यूबेटर सेक्टर से 21 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। ओके चलिए देखिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद किस तिथि को मतदान होगा? ऑप्शन सी सही है, 5 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है और यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और चुनाव परिणामों की जो घोषणा है वो 8 दिसंबर को होगी। और विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद यह सीट जो है रिक्त हुई है। ओके चलिए ये है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, बिहार, यूपी, ओडिशा के 1 लोकसभा व 5 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा और इसमें मैनपुरी उत्तर प्रदेश में लोकसभा, तो पादमपुर उड़ीसा, कुरहनी बिहार, रामपुर उत्तर प्रदेश व सरदार दिखे है ना, सरदार शहर राजस्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। ध्यान देना है। और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होगा तो ये 5वां उपचुनाव होगा और छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां वर्ष में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां वर्ष में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये है ना, 4 साल में 4 जो उपचुनाव हुए हैं। भानु प्रतापपुर में जो होगा वो 5वां होगा। तो चित्रकोट 2019 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक दीपक बैज की इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें राजमन बेंजाम विधायक बने। कौन से पार्टी? कांग्रेस पार्टी।
दंतेवाड़ा में हुआ 2019 में तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें देवती कर्मा विधायक बने कांग्रेस पार्टी से। और वही है कि मरवाही 2020 में दोस्तों तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर के ध्रुव विधायक बने। कौन से पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। और खैरागढ़ है दोस्तों 2022 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें यशोदा वर्मा विधायक बने, है ना, तो कांग्रेस पार्टी से। ओके, चलिए, बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में हो रहे राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 45वां। ध्यान दीजिएगा 45वां। देखिएगा कि बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा, आज है। और इस बार 80 फीट के घेरे में कौशल की प्रस्तुति देंगे कलाकार। नृत्य के दौरान नर्तक दलों द्वारा गुदरुम, ढोल, डफला, है ना, ये डफड़ा है, टिमकी, मोहरी, मंजीरा, मृदंग, नंगाड़ा और झुमका, डुगडुगी, झुनझुना, घुंघरू, झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। नर्तक दल के कलाकार इन्हीं बाजों की धुन पर दोहे गाने के बाद अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये इंदौर में है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एशिया पैसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट में 36वीं रैंकिंग हासिल कर भारत के 23 एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट जो है वो नंबर 1 पर है, ध्यान दीजिएगा। और इंदौर ने देश के दूसरे एयरपोर्ट गोवा, चेन्नई, रायपुर, अमृतसर आदि को पछाड़ दिया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट को जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में कुल 4.96 अंक मिले। इससे पहले की दूसरी तिमाही में इंदौर को 4.93 अंक प्राप्त हुए थे और उसने 42वीं रैंकिंग हासिल की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जिस एयरपोर्ट से यात्रियों की जो संख्या है सालाना 18 लाख से अधिक हो जाती है, वहाँ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे किया जाता है और इसे इंटरनेशनल रैंकिंग सर्वे भी कहा जाता है। एशिया पैसिफिक के 18 देशों के कुल 98 एयरपोर्ट पर यह सर्वे होती है और इसके अंतर्गत भारत की देखिए प्रमुख 23 एयरपोर्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, विदेशों में छत्तीसगढ़ के कलाकारों की प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ICCR। ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और ICCR के बीच समझौता हुआ है और जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए विदेश जाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, आसान हो गया है। और ये है कि प्रदेश के कलाकार विदेशी मंचों में अब अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए देश की संस्कृति विभाग फंडिंग करेगा और साथ ही वीजा के लिए भी सहयोग देंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और ICCR दिल्ली के बीच समझौता हुआ है, MOU। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की ओर से संचालक विवेक आचार्य और ICCR के महानिदेशक ने दस्तखत कर इसकी स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान दीजिएगा कि इस समझौते से छत्तीसगढ़ राज्य के कलाविद के कलाकारों की जो है प्रस्तुति, कार्यशाला और प्रदर्शनी के लिए विदेशी मंच के रास्ते खुल गए हैं। साथ ही राज्य में विशेष अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति के अवसर भी निर्मित होंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, देखिए, गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि गोवा में खेले जा रहे जूनियर नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों ने एक गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कोरबा के गीतेश यादव ने 30 मीटर इंडियन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, वहीं टीम इवेंट में खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ओके,
चलिए देखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर गलती कर दिया, यहाँ पर पिक भी है ना, ऑप्शन तो सही है, देख लीजिए। तो आंसर बी है दोस्तों, 11 नवंबर है। तो देख लीजिए यहाँ पर डिटेल आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, कैसे होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा इसकी जो रचनाएं हैं उनको। तो निम्नलिखित में से किसकी जयंती 13 नवंबर को मनाई जाती है। देख लीजिए यहाँ पर पिक पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, भारत का इतिहास और संस्कृति, सतह से उड़ता आदमी, और काठ का सपना अंधेरे में, और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, कामायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ध्यान रखना है, साहित्य एक डायरी, ये सब उनकी रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी को प्रयोगवाद कवि के जनक के रूप में माने जाते हैं, है ना, कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और उनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति शिक्षक सम्मान दिया जाता है, ठीक है, स्थापित किया गया है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ को कितनी वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 2। ध्यान रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी। तो देखिएगा इसके अंतर्गत कि वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में 55 करोड़ रुपए से कोचिंग डिपो का काम शुरू हो गया है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी। पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी और इससे दिल्ली यात्रा 18 घंटे के बजाय 14 घंटा लगेंगे, ध्यान देना है। और दूसरी जो ट्रेन है गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा जाएगी और इससे झारसुगुड़ा की यात्रा 4 घंटा लगेंगे, जिसमें अभी 6 घंटे लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि वंदे भारत ट्रेन का जो है कोचिंग डिपो अलग रहेगा, यानी इसमें वंदे भारत ट्रेन के अलावा कोई भी ट्रेन नहीं रखी जाएगी। बिलासपुर और गोंदिया कोचिंग डिपो में ट्रेन की सफाई और जरूरी मरम्मत होंगी, ध्यान रखना है। और देखिए कि कोचिंग डिपो अगले साल मई जून तक बन जाएंगे, 2023 तक, और इसके तुरंत बाद जो है ट्रेन शुरू हो जाएगी। और हाल ही में रेलवे की सीआरएस टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर इसका जो है परीक्षण किया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो 5 वंदे भारत ट्रेन है जिनकी शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में। तो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर 2022 को, है ना, इनकी शुरुआत हुई है, ध्यान देना है, 5वीं। और ये जो ट्रेन है चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच, है ना, इनकी शुरुआत हुई है। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलने वाली यह 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा से करीब 483 किलोमीटर की जो है दूरी तय करती है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये 13 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान देना है। ओके, तो ये ओके, देखिएगा कि नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा के बीच देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है चलाई गई है, ध्यान देना है। और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2022 को इनकी शुरुआत हुई है, ध्यान देना है। और गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ध्यान देना है। और ये नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटारा, है ना, कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, ध्यान देना है, अभी चल रही है। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को इसकी जो है शुरुआत हुई है। और देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी, ठीक है, और अभी चल रही है, ध्यान देना है दोस्तों ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए
ये है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोरबा। ध्यान देना है दोस्तों, ये कोरबा में है, ठीक है। तो ये है आपका कोरबा जिला और ये आपका नरसिंह गुफा, ठीक है, नरसिंह गंगा गुफा। और इसका जो सही आंसर दिया है दोस्तों ईश्वर लाल साहू जी ने दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी का, ठीक है। तो नरसिंह गंगा गुफा मंदिर, ठीक है, किस जिले में है? तो ये कोरबा जिले में है, ना तो जीपीएम में है ना तो ये सरगुजा में है दोस्तों, ये कोरबा में है, ठीक है। काफ़ी सर्च करने के बाद, है ना। तो ईश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं इसके संबंध में कि कोरबा जिले में दोस्तों नरसिंह गंगा मंदिर स्थित है और यह बिलासपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर, पाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर और चैतमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहीं पलमा पहाड़ की एक विशाल चट्टान में गुफा भी है जिसे नरसिंह गुफा कहते हैं, ध्यान रखना है। और इस मंदिर में भगवान नरसिंह का वास है और यहाँ पास ही जलप्रपात है जिसे नरसिंह गंगा जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी अभी इसीलिए है क्योंकि अभी, है ना, गाना चालू हो जाएगा तो नॉइस, है ना, आने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा। तो देखिएगा दोस्तों ये है। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा सहित दोस्तों अन्य विशेष अवसरों पर विशाल मेला लगता है। याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने वालों की भीड़ लगती है। और देखिएगा दोस्तों कि पहाड़ी के बीच निरंतर बहते झरने के कारण यह लोगों के बीच जो है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और देखिएगा कि इसके दर्शन करने के लिए जिले व राज्य के अन्य जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी यहाँ पर्यटक जो है पहुँचते हैं। नरसिंह गंगा पहुंचने पर देखिए पलमाई दाई, शंकर भगवान, राधा कृष्ण मंदिर देखने लायक है जिसे चट्टानों की खुदाई कर साधुओं ने बनाया। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले से ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन चलाया जाएगा। और देखिएगा इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के विकास खंड डोंगरगांव के ग्राम अर्जुनी से किया है। और इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच एवं रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में और भी जो घोषणाएं की हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला बैराज सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ सकता है कि तुमड़ी बोर्ड सूखा नाला बैराज परियोजना किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा। और डोंगरगांव में दोस्तों माटी कला शिल्प कला के लिए ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना होगी। मांगी खूटा जलाशय निर्माण और जामरी डायवर्सन क्रमांक 2 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस तालाब पर पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दिए जलाए गए? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दलपत सागर जगदलपुर। याद रखिएगा, दलपत सागर जगदलपुर। देखिएगा कि जगदलपुर स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर को पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दियों से दोस्तों यहाँ रोशन किया गया है दलपत सागर को। और पिछले 2 वर्षों से कार्तिक महीनों में यहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है और बीते साल यहाँ 90,000 दिए जलाए गए थे। और इनका जो उपनाम है होने वाला है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या दलपत सागर। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखना है। और इस साल दोस्तों दलपत सागर में 1,81,011 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया था, 2 लाख दिए जलाए गए। ध्यान देना है कि दलपत सागर का जो निर्माण है काकतीय शासक दलपत देव ने कराया था और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रोफेसर वेंकी राधाकृष्णन। ध्यान रखना है। देखिएगा इसके संबंध में कि भारतवंशी नोबेल विजेता प्रोफेसर वेंकी राधाकृष्णन को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। आणविक जीव वैज्ञानिक वेंकी का जो है नाम उन 6 व्यक्तियों में है जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने निधन के पहले आदेश दिया था। और ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश शासक द्वारा दिए जाने वाला विशेष सम्मान है। ओके, चलिए, राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह कौन सा उद्योग खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जूट उद्योग खोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जूट उद्योग, तो ये है मैप में आप देख लीजिए राजनांदगांव को। तो चलिए देखते हैं इसके संबंध में। राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह जूट उद्योग खोला जाएगा और राज्य सरकार द्वारा बंगाल नागपुर कॉटन मिल को पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में धान खरीदी के दौरान बड़ी संख्या में जूट बोरों की आवश्यकता होती है और इस कमी को दूर करने के लिए इस मिल में जूट बोरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अर्जुनी में अंग्रेजी कॉलेज खोला जाएगा। ये सब घोषणा किया गया दोस्तों, ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान। ध्यान रखना है ना। देखिएगा कि बीएनसी मिल की जो स्थापना है सन 1892 ईस्वी में हुई थी और इसके स्थापना के समय वहाँ का जो शासक कौन था? बलराम दास था। याद रखना है, पीएससी में एक बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय, तीसरा स्थान हासिल किया है। देखते हैं इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बिलासपुर जिले के जो है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये नेशनल लेवल पर है, ध्यान देना है दोस्तों इसको। और देश भर में 39 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वहीं याद रखना है कि राज्य स्तर पर बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। और देखिएगा कि इन्हीं समारोह में दोस्तों स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 11 जिलों के 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है, इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पर 20 स्कूलों को और उप श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार कुल 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, हाल ही में हुए 45वां राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर कौन सा राउत नाचा दल रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, परसदा। ध्यान रखना है, परसदा। देखिएगा कि हाल ही में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में किया गया। इसमें 67 दलों के 3000 नर्तक दलों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें प्रथम स्थान पर लगातार चौथे साल भी परसदा भरनी रहा। द्वितीय स्थान पर तारबहार और तृतीय स्थान पर सिमगा डोंगरिया के राउत नाचा दल ने हासिल किया है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो महोत्सव में शामिल होने वाले सभी दलों को 1001 रुपये और वादक दलों को 101 रुपये दिए गए। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कहां पर 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन यहां पर है, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डोंगरगांव, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होंगी। ध्यान देना है, और यह देश का पहला प्लांट होगा जहां इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से बैटरी में सोलर एनर्जी स्टोर किया जाएगा। ध्यान रखना है।
ओके। और ये जो प्लांट है डोंगरगांव क्षेत्र के ढावा, अमलीडी, है ना, रेंगा कठेरा और आतरगांव, गिरगांव, टोलागांव और ओडार गांव, मारगांव सहित कुल 9 गांव के आसपास की जो है सरकारी जमीन पर प्लांट लगाया जा रहा है। और यहाँ तैयार होने वाले बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खरीदेंगी। और इस प्लांट से जो है CMPDCL के 132 kV सब स्टेशन से सीधे बिजली की सप्लाई होगी। ओके, तो ये सब है, ध्यान रखना है ना। देखिए, किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री श्री रविशंकर। ध्यान देना है कि भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार शांति एवं अहिंसा के संदेशों के प्रसार के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, वैसे भी पिक में दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जनजातीय गौरव दिवस। ध्यान रखना है। देखिएगा कि देश के आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति, विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है। और पिछले साल दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, पिछले साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई थी, तब से इनकी शुरुआत हो गई है। ध्यान देना है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है, देख लीजिए, कबीरधाम जिला। तो ये मैप के माध्यम से देख लीजिए कबीरधाम जिला। तो देखते हैं इसके संबंध में। कबीरधाम जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। यहाँ मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हांकित सभी लोगों की आंखों की जो है रोशनी लौटाई जा चुकी है। सितंबर 2021 में वहाँ दोनों आंखों से मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति जो है चिन्हांकित किए गए थे। ध्यान देना है। प्रदेश, ये वाला इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इस साल मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन कुल 1,25,000 लोगों के ऑपरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बालोद को इस साल नवंबर तथा रायगढ़, दंतेवाड़ा, सूरजपुर को दिसंबर तक मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके, 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा जिला रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग। ध्यान दीजिएगा ना, दुर्ग। देखिएगा कि दुर्ग जिला के चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय धमधा में चल रही 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें दुर्ग जिला जो है 15 पॉइंट के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा। याद रखना है। वहीं 14 पॉइंट पाकर जो है बिलासपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। और प्रतियोगिता में कबड्डी में 14 वर्ष आयु वर्ग में बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, दुर्ग दूसरा और रायपुर जो है वो तीसरा। वहीं बालिका वर्ग में बिलासपुर प्रथम और दुर्ग जो है द्वितीय और रायपुर जो है वो तृतीय स्थान पर रहा। और वहीं देखिए इसी तरह जो है खो खो में 14 वर्ष आयु वर्ग से है ना बालक वर्ग में बस्तर प्रथम और दूसरा जो है दुर्ग और तीसरा बिलासपुर रहा। और बालिका वर्ग में दुर्ग जो है प्रथम, बिलासपुर दूसरा और बस्तर जो है वो तीसरा स्थान रहा। और इस खेल प्रतियोगिता में टेनिस बॉल क्रिकेट में 19 वर्ष आयु वर्ग से बालक वर्ग में दोस्तों देखिए सरगुजा प्रथम, बिलासपुर दूसरा और दुर्ग तीसरा। और वहीं बालिका वर्ग में सरगुजा प्रथम और दुर्ग जो है दूसरा और बिलासपुर जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, ध्यान देना है ये सबको। चलिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से आपको देखना है और सुनना है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के एकमात्र देखिए मटपरई भित्ति शिल्प कला के कलाकार हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा।
और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, अभिषेक सप्पन जी। याद रखना है, अभिषेक सप्पन। देखिएगा इसके संबंध में कि विलुप्त हो रही मठपरी भित्ति शिल्प कलाकृति को राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मौके पर अभिषेक सप्पन ने ये आयोजन स्थल में इस कला से संबंधित स्टॉल लगाए। और अभिषेक सप्पन छत्तीसगढ़ के एकमात्र कलाकार है जिन्होंने विलुप्त हो चुकी मठपरई कला को जीवंत कर मठपरई कला को बना रहे हैं और जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना है कि मठपरई कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला है ना, लोक कथा का, लोक कहानी, लोक परंपरा, तीज त्योहार, पशु पक्षी, देवी देवताओं की कृति अपनी कल्पनाशीलता से बना रहे हैं, वो ध्यान रखना है। और ये है कि मठ है ना, मठ किसको बोलते हैं तो मिट्टी को बोलते हैं, और परई कागज को, व खल्ली की लुगदी, इन सभी को दोस्तों है ना वस्तुओं को सड़ाकर बनाई गई कला जो है मठ परई कला कहलाती है। और यह छत्तीसगढ़ की जो है प्राचीन कला है जिसे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाई जाती थी। वर्तमान में ये जो कला है वो विलुप्त हो गई है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सबको पॉइंट है ना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर ये इनकी शुरुआत की है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर दो दिया ही है पिक में, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 155 326, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा इसके संबंध में कि यही है, समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस से बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर देखिए 155 326 और टोल फ्री नंबर देखिए है ना 1800-233 और 8989 का जो है संचालन शुरू कर दिया गया है। और ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हो और जिनकी संतानें जो है प्रदेश से है ना छत्तीसगढ़ से बाहर हो कार्यरत हैं, उनके लिए आपात स्थिति में सहायता के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान देना है। और यही है कि देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए 1 नवंबर राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन शुरू करने की जो है घोषणा की थी। और हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जो है जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, शिकायत, पेंशन भुगतान के निराकरण जैसी कई मदद ली जा सकती है। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। चलिए देखिए, किस साहित्यकार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर जीवन यदु राही। याद रखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों इसके संबंध में, संगीत नगरी खैरागढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जीवन यदु राही को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों विशेष उपलब्धि हासिल करने पर संस्कृति विभाग के अंतर्गत लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। और उन्हें पूर्व में भी मुक्तिबोध सम्मान रायपुर 2002 में, और धमतरी में मुकीम भारतीय अलंकरण सम्मान 2005 में, और छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मेलन में श्री हरि ठाकुर साहित्य सम्मान 2014, विशंबर यादव मरहा सम्मान 2014, और वह दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में मायाराम सुरजन स्मृति लोक चेतना अलंकरण 2021 सम्मान मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब है। चलिए अगला देखिएगा, ये है देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव, मेला, प्रदर्शनी व फूड जोन के आयोजन अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मुझे कल ही जानकारी प्राप्त हुआ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया इसके संबंध में। तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6 नवंबर तक बढ़ाया है। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव मेला व प्रदर्शनी 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर 2022 तक आयोजित किए जाने का जो है निर्णय लिया गया था। और वही है, अब इसे आम जनता की जो है राज्योत्सव स्थल में सहभागिता को देखते हुए राज्योत्सव, मेला, प्रदर्शनी व फूड जोन के आयोजन की अवधि को आज मतलब 6 नवंबर 2022 तक वृद्धि कर दिया गया है। ओके, चलिए आज लास्ट है। अगला प्रश्न ये है,
देखिए छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा लंबी और छोटी दूरी की सभी यात्री बसों में क्या लगाया जाएगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीपीएस एवं पैनिक बटन। याद रखिएगा जीपीएस एवं पैनिक बटन। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में लंबी और छोटी दूरी की सभी यात्री बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ साथ पहली बार पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे और बटन दबाते ही डायल 112 के कंट्रोल रूम में खतरे का जो है अलार्म बजने लगेगा। अलार्म किस बस में बजाया गया है, बस उस समय कहां से गुजर रही है, ये सारी जानकारी अलार्म बजने के साथ कंट्रोल रूम की जो है स्क्रीन पर नज़र आने लगेंगी। और इसे दोस्तों आगामी 1 माह के भीतर शुरू किया जाएगा और परिवहन विभाग अभी ट्रायल के तौर पर सबसे पहले इसे सिटी बसों में लगाएगा। और वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में 12,000 बसें संचालित है, याद रखना है दोस्तों। और इन सब में जो है जीपीएस लगाया जाएगा और 12,000 बसें में दोस्तों 6,000 जो है वो स्कूली बस हैं। ठीक है, चलिएगा ये है अगला प्रश्न। ये है देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर की देखिए होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ना, क्या रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, तो याद रखना है ये। तो देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के देखिए होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो है नामकरण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने की जो है अपनी मंजूरी दी ही। ठीक है, मंजूरी दी है। तो ये है, ये रखना है सबको आपको याद। तो चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में गोवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत कितने मोबाइल वेटनरी वैन चलाई जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो आप, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक। चलिए शुक्रिया।